देवियों और सज्जनों, अपनी कमर की बेड़ी बांध लीजिए, बिकॉज ये वापस आ चुका है इस रूप में। जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह बन चुके हैं इनटॉलरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। अनाप शनाप बयानबाजी करके खबरों में बने हुए हैं नसीरुद्दीन शाह, और अचानक से चुनावी साल में इन्हें लगने लगा है भारत में रहने से डर। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये है नसीरुद्दीन शाह और ये आजकल इनटॉलरेंस का नया फेस बन चुके हैं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद से बहुत सारे लिबरल्स, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे एक्टर्स को इंडिया बहुत अनसेफ लगने लगा था। एंड वो असहिष्णुता, इनटॉलरेंस का कीड़ा फिर से काट चुका है। इत्तेफाक देखिए कि इस साल चुनाव होने हैं और इसी साल की शुरुआत में ही ये खुराफाती कीड़े इस बार मिस्टर नसीरुद्दीन शाह के दिमाग में कुल बुला रहे हैं। पीछे के दिनों में उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे वो राजेश खन्ना के ऊपर हो या विराट कोहली को बहुत ज्यादा बिगड़ेल या मिसबिहेव्ड खिलाड़ी बोला उन्होंने। अमिताभ बच्चन के ऊपर तो वो बहुत कुछ पहले भी बोल चुके हैं। कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया ट्विटर पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अब की बार मानव अधिकार, ये उनका नारा है। लेकिन मैं एक बात यहां पूछना चाहता हूं मिस्टर नसीरुद्दीन शाह और उनके तमाम चहेते लोगों से कि मानव अधिकार की बात आप कर रहे हैं मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, आपके मुताबिक और आपके चहेतों के मुताबिक भारत पिछले 4 सालों में इनटॉलरेंट हो चुका है, असहिष्णु हो चुका है। यहां पर रहने में आपको डर लगता है, कत्लेआम मचा रहता है। पता नहीं मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, जब आप अपने करियर के एकदम पीक पर थे 1984, जब गुलामी जैसी सुपरहिट फिल्म आपने दी थी, उस समय जो कत्लेआम मचा था, क्या वहां आपको मानव अधिकार नहीं दिखा था? या फिर 90s की शुरुआत के समय जो कत्लेआम किया गया था कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, क्या वो सब कत्लेआम या जो बेघर हुए थे वो लोग, क्या वो मानव अधिकार की श्रेणी में नहीं आते थे? मिस्टर नसीरुद्दीन शाह और उनके लोगों को एक तरफ तो भारत इंटॉलरेंट लगता है, भारत रहने लायक नहीं लगता है, वहीं दूसरी तरफ ये सठियाए हुए सन की लोगों की ब्रिगेड हिमायत करती है रोहिंग्यास को इंडिया में लाके बसाओ क्योंकि उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है। तो नसीरुद्दीन शाह और उनके तमाम हिपोक्रेट ब्रिगेड से मैं पूछना चाहूंगा कि एक तरफ आपको भारत रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि भारत में कत्लेआम मचा हुआ है, तो ऐसी जगह पे आप रोहिंग्यास को क्यों बसाना चाहते हो? क्यों आप पिटीशन साइन करते हो कि रोहिंग्यास को इंडिया में लाके बसाओ? क्यों आप ऐसी डबल ढोल की बजाते हो? देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब को चुनावी साल में इंटॉलरेंस का कीड़ा किसी और वजह से नहीं बल्कि पैसे के लिए काटा है। एक्टर्स जो होते हैं वो पैसे के लिए ऐड करते हैं, चाय बिस्किट से लेकर के दुनिया भर की चीजें बेचते रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक बेस्ट एग्जांपल है जो अपनी सोच बेचती हैं। प्रियंका चोपड़ा दिवाली के टाइम पर खड़ी हो जाती हैं, बोलती हैं कि भैया दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, प्रदूषण फैलता है, लेकिन खुद की शादी में दुनिया भर की आतिशबाजी कर देंगी, वहां प्रदूषण नहीं फैलता है। ये डबल ढोल की है, ये डबल सोच है हमारे बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तब कई बॉलीवुड एक्टर्स, कई लिबरल्स को, कई बड़े बड़े हस्तियों को जिन्हें अवार्ड मिले हुए थे, अवार्ड वापसी का मेला लग चुका था। अब क्या है कि सबके अवार्ड हो गए खत्म, तो किसको खड़ा करें? चलो भैया नसीरुद्दीन शाह को खड़ा कर देते। वैसे भी इसको कोई पिक्चर तो मिल नहीं रही है, बंदा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बॉलीवुड के लोग इसको काम नहीं करने दे रहे हैं। जैसे कि मोदी खुद आके घर घर बोल के जाता हो, हे सुनो नसीरुद्दीन शाह को काम मत देना, हाँ अनुपम खेर को काम देना। नसीरुद्दीन शाह तो पहले भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहे हैं। सो गाइस, नसीरुद्दीन शाह का सडनली चुनावी साल में भारत को अनसेफ कहना, ये रहने लायक जगह नहीं है, मॉब लिंचिंग होती है, ये होता है, वो होता है, एक मुजफ्फरनगर या कैराना की घटना का जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह और उनके जो तमाम ब्रिगेड और उनके चाहने वाले और तलवे चाटने वाले जो लोग हैं, उन्हें बंगाल नहीं दिखता है, उन्हें केरला नहीं दिखता है, उन्हें मुजफ्फरनगर और कैराना तो खूब दिखता है। अगर भारत में इतनी इंटॉलरेंस है तो कभी आपकी जबान से बंगाल में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, उसका जिक्र क्यों नहीं आता है? कभी आपकी जुबान से हमने नहीं सुना कि 1984 में कत्लेआम हुआ था? कभी हमने ये लिबरल ब्रिगेड के मुंह से नहीं सुना कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया गया था? कभी इन लिबरल ब्रिगेड के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि केरला में आए दिन आरएसएस या बीजेपी के लोगों की हत्या हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर सब लोग मुंह में दही जमा कर बैठते हैं, वहां पर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, वहां पर तो कोई अवार्ड वापसी नहीं होती है। अगर नसीर साहब को इतना डर लग रहा है कि मेरे बच्चों को आगे चल के कोई मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नसीरुद्दीन शाह साहब मानव अधिकार की बात करते हैं, कभी आपके मुंह से हमने ये नहीं सुना कि बॉलीवुड में स्टार सन्स
आपके भी बेटों को फिल्मों में काम मिल चुका है बगैर किसी स्ट्रगल के। जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है उनको काम नहीं मिल रहा है। आपका बेटा जो सर पर मधुमक्खी का छत्ता लिए घूमता रहता है और कद्दू जैसी शक्ल है उसकी, उसको भी काम मिल गया, लेकिन जो डिजर्विंग कई सारे स्ट्रगलर्स हैं उनको आज तक कोई काम नहीं देता। क्या आपने इस बारे में कभी कुछ मानव अधिकार की बात रखी? जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है उनको काम मिले, स्टार सन्स स्टार डॉटर्स को तो हमेशा काम मिलता रहता है। कभी आपने बॉलीवुड में ऐसी कोई मुहिम चलाई? नहीं चलाई। अब आप घर बैठ गए हैं, उम्र के इस पड़ाव पर आकर आप सठिया गए हैं, काम मिल नहीं रहा है आपको, क्योंकि काम दे कौन आपको? क्योंकि आप तो मूडी इंसान है। आप राजेश खन्ना को कुछ बोल देते हैं, आप अमिताभ बच्चन को कुछ बोल देते हैं, और बॉलीवुड तो छोड़िए, आप तो विराट कोहली को भी बहुत ज्यादा लताड़ रहे हैं आजकल, लेकिन अपनी गिरेबान में खुद नहीं देख रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब फिल्मों में तो बहुत देशभक्ति के डायलॉग बोलते रहते हैं कि मेरे घर में कॉकरोच घुस आया है तो मैं उसे तो मारूंगा। फिल्मों में तो देशभक्ति जबरदस्त तरीके से दिखाते हैं। वेडनेसडे में तो खुद ही आतंकवादी को मारने पहुंच जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक आतंकवादी अगर जेल में बंद है तो उसको छुड़ाने के लिए पिटीशन साइन करवाते हैं, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने जाते हैं। ये है मिस्टर नसीरुद्दीन शाह उर्फ सठियाया हुआ इंसान। काम नहीं मिल रहा है, पैसे कमाने के लिए क्या करें? चलो प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह साहब एक पेड प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिसके तहत वो भारत को बदनाम करने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतने सालों में आपको भारत में इंटॉलरेंस नहीं दिखी, जबकि बड़े बड़े कांड हुए थे। 93 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, दुनिया भर की बातें हुई थी, तब आपको मुंबई भी सेफ लगा था, तब आपको भारत भी सेफ लगा था। और पिछले 4 सालों में जहां पर कि कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, तब आप इक्का दुक्का कैराना है मुजफ्फरनगर की इंसिडेंट को उठाकर आप बोलते भारत बहुत अनसेफ हो चुका है, लेकिन बंगाल और केरला की तरफ आप पलटकर देखते भी नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है। दोस्तों, ये थे मेरे विचार नसीरुद्दीन शाह के बारे में और उनके पेड प्रोपेगेंडा के बारे में। ये प्रोपेगेंडा कुछ और नहीं है बल्कि चुनावी साल में लिबरल्स का और अपोजिशन पार्टी का एक हथकंडा है कि कैसे जनता के बीच में फूट डलवाई जाए, कैसे समाज में जहर घोला जाए, कैसे देश को बदनाम किया जाए। आपके क्या ख्यालात है नसीरुद्दीन शाह के इस ऊट पटांग टाइप के स्टेटमेंट्स के ऊपर? उन्हें देश की बहुत फिक्र है, उन्हें लगता है कि देश बहुत बुरी हालत में जा रहा है, लेकिन उसी देश में वो रोहिंग्यास को बसाने की वकालत भी करते। तो एक समय पर एक इंसान ऐसी दो तरह की बातें तो कभी नहीं करेगा। ये दोगलापंती, ये हिपोक्रेसी बॉलीवुड के लोग हमेशा दिखाते रहते हैं। आपका इस बारे में क्या कथन है एंड आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, ये भी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें सभी के साथ एंड सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।